तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जो माइक्रोस्पोर है पॉलिन है वो डेवलप करता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और जो सेकंड पार्ट है वो है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में अब क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब है कि एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का जाना। अब मान लीजिए पॉलिनेशन के थ्रू ये पॉलन ग्रेन ये किसी एंथर से आया है, जो डिहाइसेंस हो गया, इसका रप्चर होके वहां से आया ये, तो ये पॉलन ग्रेन आया और यहाँ पर आके अटैच हो गया। ये क्या है? दिस इज पिस्टिलिया कार्पल। और ये वाला पार्ट जो ऊपर क्या है? दिस इज व्हाट? स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा, ठीक है। तो इस स्टिग्मा पर आकर ये पॉलन ग्रेन अटैच हो गया, ओके। तो ये पहला स्टेप इसमें क्या हुआ? पॉलन ग्रेन अटैचेस टू स्टिग्मा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स पॉलन ड्रॉप। अब ये क्या है? अब जब पॉलन ग्रेन आके इस पर अटैच हो जाता है तो यहां पर आकर वो कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। और वो न्यूट्रिशन क्या कंटेन करता है? जो न्यूट्रिशन है वो कंटेन करता है सुक्रोज, वाटर, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। ये चीजें कंटेन करता है मेनली। तो इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं पॉलन ड्रॉप, ठीक है। तो ये इसको एब्जॉर्ब करता है। जब ये इसको एब्जॉर्ब करता है तो ये नॉरिश्ड हो जाता है, इसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, किसको? पॉलन ग्रेन को। और जब भी किसी भी लिविंग चीज को न्यूट्रिशन मिलता है तो वो हमेशा क्या करती है? वो ग्रो करती है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप समझ में आया? पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स पॉलन ड्रॉप। पॉलन ड्रॉप मींस absorbs nutrition which contains sucrose, water, calcium ions and magnesium ions, and this nutrition is known as pollen drop. Okay. नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉलन ग्रेन इंक्रीजेस। बताया था कि अगर ग्रोथ होगी तो साइज बढ़ता है। तो पॉलन ग्रेन का साइज बढ़ेगा बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब्ड द न्यूट्रिशन। तो साइज ऑफ पॉलन ग्रेन इंक्रीज, साइज बढ़ गया इसका। अब हमको पता है कि जो एक्साइन लेयर होती है, जैसे अगर हम यहां पॉलन ग्रेन देखते हैं, जो एक्साइन लेयर होती है वो कंटिन्यूअसली होती है। बीच बीच में क्या होते हैं? पोर होते हैं, जिन्हें जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। ओके। तो इसमें क्या होता है? यहां से जब जर्म पोर होगा तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा इसका। तो यहां से जो इंटाइन है अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे निकल आएगा बाहर ही। जैसे आप बलून को आप दबाओ तो एक तरफ से क्या होता है? वो साइड से निकल आता है। तो क्या प्रेशर, क्योंकि वो उसको जहां से प्रेशर रिलीज हो सकता है वहां से रिलीज होगा प्रेशर। और यहाँ पर जहां पर जर्म पोर है वहीं से प्रेशर रिलीज होगा, अंदर साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो साइज तो बढ़ता रहेगा लगातार। तो जो साइज बढ़ेगा फिर उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि अंदर का जो साइज है वो बिल्कुल बढ़ गया है, लेकिन अब और कहां से बढ़ेगा? चारों तरफ से वॉल है, लेकिन वॉल में छोटा सा छेद है, वहां से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग में जो कंडीशन है वो ये है और यहाँ पर जर्म पोर है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अंदर साइज बढ़ रहा है, अंदर जो साइज बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, वो लगातार ऐसे बढ़ गया। तो जहां जर्म पोर होगा वहां से थोड़ा सा बाहर निकलेगा ऐसे करके, और जितना और साइज बढ़ता चला जाएगा तो साइज यहीं से बढ़ेगा। साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ से पॉलन ट्यूब लंबी होती चली जाएगी। तो ये क्या कहलाती है? नोन एज पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, बड़ी होती चली जाती है पॉलन ट्यूब। दिस इज व्हाट? पॉलन ट्यूब, ओके। अब अगर ये पार्ट क्या कहलाता है बीच वाला पिस्टिल का? दिस इज नोन एज, ये तो स्टिग्मा हो गया, दिस इज स्टाइल। ये स्टाइल। और ये पार्ट क्या कहलाता है? दिस इज ओवरी। स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है।
अगर ये स्टाइल हॉलो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोलन ट्यूब बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर ये हॉलो नहीं है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, तो उस समय क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होती है ये एंजाइम रिलीज करती है। कौन से एंजाइम्स? तो क्या लिखोगे इसमें आप? इफ स्टाइल ऑफ द पिस्टल इज नॉट हॉलो देन पोलन ट्यूब रिलीजेस pollen tube releases hydrolytic and pectinase enzymes। हाइड्रोलिटिक एंड पैक्टीरियस एंजाइम्स, ये एंजाइम्स कौन रिलीज करता है? पोलन ट्यूब, ताकि जो अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है वो डाइजेस्ट होता चला जाए। डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये रास्ता खाली होता चला जाएगा। अगर इसका डाइजेशन हो जाएगा, इस चीज का खत्म हो जाएगी अगर ये, तो यहाँ से खाली रास्ता हो जाएगा। इट विल मेक द वे फॉर पोलन ट्यूब। सो व्हाई इट्स हैपनिंग? टू मेक द वे फॉर पोलन ट्यूब, ताकि पोलन ट्यूब आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अगर किसी पोलन ग्रेन में से अगर सिर्फ एक पोलन ट्यूब निकलती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट मोनोसिफोनस। मोनोसिफोनस या मोनोसिफोनी, ठीक है, फिनोमेना। और पॉलीसिफोनस क्या है? जब मेनी पोलन ट्यूब्स इमर्ज आउट फ्रॉम वन पोलन ग्रेन। ओके, समझ में आया? तो ये पॉलीसिफोनस, ये है मोनोसिफोनस, ये कंडीशन होती है। तो पोलन ट्यूब जो है वो निकली यहां से और बढ़ती चली जा रही है आगे, ये बढ़ती चली जा रही है आगे। ठीक है, इसके आगे क्या होता है इसमें वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ पोलन ट्यूब के अंदर, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पोलन ट्यूब की जो वॉल है वो किसकी बनी हुई है, अगर ये जो वॉल है पोलन ट्यूब की, ये किसकी बनी हुई है, तो हमको पता है कि किसकी बनी है, ये एंटाइन की बनी हुई है। एंटाइन की एग्जाम तो वहीं की वहीं है, जर्म पोर में से जो बाहर निकला था वो एंटाइन निकली थी। ठीक है, तो ये एंटाइन की बनी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत कि जो पोलन ट्यूब है इट इज मेड अप ऑफ ओनली, या द वॉल ऑफ पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ ओनली एंटाइन। ठीक है, अच्छा, अब हमको पता है कि जब हमने देखा था प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट देखा था हमने पोलन ग्रेन का, तो उसमें क्या देखा था कि जो पोलन ग्रेन था उसके अंदर जो सेल है वो एक तो जनरेटिव सेल है और ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल वगैरह प्रेजेंट है इसमें, ये था ना, दिस इज जनरेटिव सेल और ये दिस इज ट्यूब सेल। ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, या वेजिटेटिव सेल, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये सब प्रेजेंट है। तो भाई जब ये एंटाइन यहाँ से निकल रही है तो ये सारा जो मटेरियल है वो भी तो इसमें आगे बढ़ रहा है, अंदर आ रहा है, तो वो सारा भी अंदर आ जाएगा इसमें। मान लीजिए कि जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है या जनरेटिव सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और यहाँ जनरेटिव सेल है पूरा, ठीक है, दिस इज जनरेटिव सेल, और यहाँ पर ये ट्यूब न्यूक्लियस वगैरह है, वैक्यूल वगैरह है सारे, वैक्यूल आ गया समझा। ठीक है, तो ये ट्यूब जो जनरेटिव सेल है जो आगे वाला है, अब ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स और दो सेल बना लेगा, ऐसे दो बना लेगा इसमें। ठीक है, तो इस समय टोटल जो स्टेज है वो कैसी हो गई, अब 3 सेल्ड हो गई, एक सेल ये और बाकी का एक सेल पूरा। ठीक है, तो ये जनरेटिव सेल को हम पहले एक सेल था, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ और उसने 2 सेल बना लिया। तो 2 सेल तो इसकी हो गई, जनरेटिव सेल से जो बनी है, ये 2 बन गई, इससे 2 सेल बन गई, इससे एक इधर ये दोनों ये रहे, और एक ट्यूब न्यूक्लियस, तो एक ट्यूब सेल तो पहले से है, तो 3 सेल हो गई। तो मैंने बताया था आपको कि 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन होता है वो शेड होता है 2 सेल स्टेज में, और वो पहुंचा यहाँ पर और उसके बाद 3 सेल स्टेज बना है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स में ये जो डिवीजन है जनरेटिव सेल का, ये पहले ही हो जाता है। तो उसमें
3 सेल 40% में क्या होता है, 3 सेल स्टेज का जो पॉलन ग्रेन होता है वही शेड होता है, लेकिन 60% पॉलन ग्रेन्स में जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज में शेड होता है, और वो अटैच होने के बाद 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जेनेटिव सेल जो है वो यहाँ से जेनेटिव सेल आई और वो डिवाइड हो गई 2 सेल्स में, ये 2 सेल्स बनी, ये दोनों सेल्स क्या कहलाती है, दीज आर नोन एज मेल गैमीट्स। यही है क्या, मेल गैमीट्स, दीज टू आर मेल गैमीट्स। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो बात, ये जो है ट्यूब न्यूक्लियस है, दिस वन इज ट्यूब न्यूक्लियस। ये बाद में डीजेनरेट हो जाएगा, ऐसा काम नहीं है कोई, जो काम है मेल किससे है, इन मेल गैमीट से है। किससे बने ये मेल गैमीट्स, जेनेटिव सेल से। समझ में बात, ओके। जेनेटिव सेल में क्या हुआ है, माइटोटिक डिवीजन, ये माइटोटिक डिवीजन हुआ है, इसलिए 2 बने एक से, ठीक है। तो दिस इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, तो परफेक्ट फ्लावर मींस बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट मोनोशियस, बाइसेक्सुअल फ्लावर या मोनोशियस, ठीक है। तो इसको हम ये दिस इज नोन एज परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, दिस इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब यहां से आगे पॉलन जो ग्रेन है वो डेवलप नहीं करेगा, ये इसका लास्ट है, इससे ज्यादा इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब जो कुछ हमें पढ़ना है वो किसका पढ़ना है, वो गाइनोशियम का पढ़ना है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट, ओके। अब हम देखते हैं कार्पल एंड पिस्टल के बारे में, ठीक है। तो कार्पल और पिस्टल को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, गाइनोशियम। जिस तरीके से स्टेमन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, तो वैसे इसकी टर्म है गाइनोशियम, ठीक है। तो अगर एक यूनिट बोली जाए गाइनोशियम की तो क्या होगी, कार्पल या पिस्टल, ठीक है। तो कार्पल और पिस्टल जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अच्छा, कार्पल पिस्टल को मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं, जबकि हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेम क्या बोलते हैं, या फिर एंथम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, ओके। तो इसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, ओके। मल्टी कार्पल क्या है, अब किसी फ्लावर में एक सिंगल कार्पल भी हो सकता है, कार्पल या पिस्टल एक सिंगल भी हो सकता है। अगर वो सिंगल है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, वी कॉल दैट मोनोकार्पलरी कंडीशन। मोनोकार्पलरी कंडीशन मतलब 1 कार्पल और पिस्टल इन अ फ्लावर, ठीक है। लेकिन अगर 2 हैं तो क्या कंडीशन कहलाती है, बाय कार्पलरी, ठीक है, 2 है। लेकिन अगर ज्यादा है तो कहते हैं इसको मल्टी कार्पलरी कंडीशन, ओके। मल्टी कार्पलरी कंडीशन में 2 चीजें हो सकती हैं। एक होता है क्या कि अगर कार्पल्स जो है सारे वो फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और अगर वो अलग अलग है। जब हम बात करते हैं कार्पल्स के फ्यूज होने की, तो एक्चुअली में बात की जाती है उसके ओवरीज के फ्यूज होने की, ठीक है। एक कार्पल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज ओवरी, ये है ओवरी, दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा है। तो अगर ये एक कार्पल है, तो अगर मान लो कई सारे कार्पल्स प्रेजेंट हैं और सारे कार्पल्स की जो ओवरी है वो एटलीस्ट ओवरी तो फ्यूज हो ही जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, फ्यूज्ड कार्पल्स, समझ में आएगा। लेकिन अगर कार्पल्स फ्यूज नहीं है, अलग अलग है और फ्री है, तो वो कंडीशन कहलाती है, मतलब वो फ्री है सारे, तो वो सब कहते हैं एपोकार्पस। अगर सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो हम कहते हैं सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो हम कहते हैं एपोकार्पस। जब हम बात करते हैं सिनकार्पस की या फ्यूज होने की, तो हम एक्चुअली में जो कौन सा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ओवरी को। तो ओवरी तो एटलीस्ट सबकी फ्यूज होनी चाहिए,
ओके, अब पॉसिबल है कि स्टिग्मा फ्री हो या ना हो। सिनकार्पस में भी दो कंडीशन हो सकती है कि स्टिग्मा फ्यूज्ड है और स्टिग्मा फ्री है। ठीक है, अगर स्टिग्मा भी फ्यूज्ड है, ओवरी के साथ साथ स्टाइल और स्टिग्मा भी फ्री है, तो उसका एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस। और अगर स्टिग्मा फ्री, स्टिग्मा भी फ्यूज्ड है, ठीक है, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, सिनकार्पस में अगर स्पेशली ओवरी तो फ्यूज होनी ही चाहिए, लेकिन अगर स्टिग्मा फ्यूज्ड है और स्टाइल और स्टिग्मा फ्यूज्ड है, वो भी फ्यूज्ड है साथ में, तो इसका एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस। लेकिन अगर स्टिग्मा फ्री है, स्टिग्मा अगर फ्री है लेकिन ओवरीज जो है वो फ्यूज्ड है, उसका एग्जांपल क्या है, पेपेवर। तो ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और सिर्फ डायग्राम बना रखा है और उसके नीचे दिए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एपोकार्पस का एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो है मिशेलिया। एपोकार्पस में कार्पल्स फ्री है। ओके, एग्जांपल इज मिशेलिया, ये भी एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है। याद रखिएगा ये दोनों नाम सिनकार्पस के हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एक में स्टिग्मा जो है वो फ्यूज्ड है और एक में स्टिग्मा जो है वो फ्री है। जिसमें फ्यूज्ड है वो हिबिस्कस है, जिसमें फ्री है इसका एग्जांपल है पेपेवर। ठीक है, तो ये है कार्पलरी कंडीशन के बारे में। अब हम देखेंगे इसके बाद एक स्ट्रक्चर ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा के बारे में। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ पिस्टन। सबसे पहले स्टिग्मा। स्टिग्मा जो बताया था सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के बारे में क्या कह सकते हैं, इट्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर कुछ लैंड होता है, जहां पर गिरता है। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए, क्योंकि यहीं पर आकर पॉलन ग्रेन्स अटैच होते हैं। बताया था आपको कि पॉलन ग्रेन्स जो पॉलिनेशन के बाद आते हैं, अटैच होते हैं स्टिग्मा से और वहां पर एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को, और वो न्यूट्रिशन कहलाता है पॉलन ड्रॉप। ठीक है, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये फॉर पॉलन ग्रेन्स एंड डिटरमाइंस। इसके साथ साथ पॉलन ग्रेन जब इस पर अटैच होता है तो वहां पर एक रिएक्शन होती है, जब गिरता है तो एक रिएक्शन होती है, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन कहते हैं इसको, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी कब होगा, जब वो पॉलन जो है वो स्टिग्मा वाला अटैच होगा। तो एक्चुअली में स्टिग्मा एक फंक्शन और परफॉर्म कर रही है, डिटरमाइंस कंपैटिबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। मतलब अगर कंपैटिबल होगा, ठीक है, उसके लिए सही होगा, उसकी सेम स्पीशीज का सही होगा, तो ही वो जर्मिनेट करेगा, वरना नहीं करेगा, तो ही पॉलन ट्यूब उसमें से बाहर निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये भी कौन देखता है, स्टिग्मा ही देखता है, क्योंकि वही रिएक्शन करता है। दूसरा स्टाइल। स्टाइल क्या है, कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। ये जो पार्ट है नीचे जा रहा है, दिस इज स्टाइल, और फिर ये ओवरी। तो ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट कर रहा है स्टाइल। स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, और साथ साथ में स्टाइल की जो सेल्स होती हैं, जो यहाँ ये सेल्स प्रेजेंट है और अंदर भी जो सेल्स प्रेजेंट है, वो पॉलन ट्यूब को न्यूट्रिशन देती है। पॉलन ट्यूब जो एंटर करता है स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल के अंदर, बताया था पिछली आपकी इसमें हमने, तो उसमें आप देखिए जो पॉलन ट्यूब है उसको न्यूट्रिशन चाहिए। उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, उसको न्यूट्रिशन वो देता है स्टाइल की सेल्स। तो न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द पॉलन ट्यूब इज फ्रॉम स्टाइल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरी। जो नीचे का पार्ट है ये ओवरी है। सोलन पार्ट है, सोलन पार्ट, इट कैन बी यूनिलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर। इसका मतलब क्या है कि या तो पूरी ओवरी जो है वो एक चैम्बर है अपने आप में, और उसमें कुछ डिविजन है जो बहुत सारे चैम्बर्स बन रहे हैं। अगर एक चैम्बर है तो वो यूनिलोक्यूलर है, और अगर ज्यादा चैम्बर्स है तो मल्टीलोक्यूलर है। ठीक है, तो ओवरी कैन हैव सिंगल चैम्बर और मैनी चैम्बर्स। सिंगल चैम्बर इफ इट इज, then it will be known as unilocular. Locular मतलब locule मतलब one compartment, locule। ठीक है, इसका मतलब कंपार्टमेंट। तो यूनिलोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर। ओके, ओवरी कंटेन प्लेसेंटा और प्लेसेंटे थ्रू विच ओव्यूल कनेक्ट्स टू ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ये ओव्यूल जो होता है वो अटैच होता है ओवरी की वॉल से थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए ओव्यूल को, तो वो प्लेसेंटा अगर एक है, एक ओव्यूल अंदर प्रेजेंट है अगर, तो प्लेसेंटा एक होगा, अगर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है तो प्लेसेंटे होगा। ठीक है, ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल जो बताया मैंने स्ट्रक्चर ये वाला, ये इसका डायग्राम बनाया मैंने ओव्यूल का यहाँ पर। ठीक है, तो ओव्यूल आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वहां पर क्या था, पॉलन सैक एंथर में, यहाँ पर
मेगा स्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, जो पूरा है स्ट्रक्चर ये इट इज नोन एज मेगा स्पोरोफिल। ओव्यूल जो है वो क्या कहलाता है? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है। अच्छा, ये मेगा स्पोरेंजियम जो होता है या फिर ओव्यूल जो होता है वो कवर्ड बाय इंटेगुमेंट्स। तो क्यूटिन की बनी हुई, क्यूटिन एक सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस, क्यूटिन की बनी हुई कुछ लेयर्स होती हैं जो कवर करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल लेयर्ड है, तो डबल लेयर जो है ये जो कवर कर रहा है ओव्यूल को, तो ये जो लेयर्स है कहलाती है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, अंदर वाली इनर इंटेगुमेंट, बाहर वाली आउटर इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट किसकी बनी हुई है? क्यूटिनाइज्ड है, क्यूटिन की बनी हुई है, क्यूटिन सब्सटेंस की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो कवरिंग है वो बहुत थिन है, सिर्फ एक लाइन है और यहाँ से ये ओपन है एरिया। तो जो ऊपर का एरिया होता है जहाँ से ये, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है चलाजा। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? इधर का जो ये जो ओपनिंग आपको दिख रहा है, जो बीच में स्पेस दिख रहा है इसके बीच में, ये जो स्पेस है दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्पेस है, दिस इज स्पेस, दिस इज माइक्रोपाइल। ओके। तो अगर हम दो एंड बोले, दो सिरे बोले, दो तरफ बोले अगर ओव्यूल की, तो ये वाली जो तरफ है, ये वाला ये हिस्सा है या फिर ये वाला जो सिरा है वो क्या कहलाता है? चलाजल एंड, क्योंकि इस तरफ चलाजा प्रेजेंट है। तो क्या कहते हैं? चलाजल एंड। और इस तरफ का हिस्सा, जिस तरफ माइक्रोपाइल है ओव्यूल का, वो हिस्सा, वो एंड क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड क्यों? इस तरफ माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। माइक्रोपाइल क्या है? अ स्मॉल ओपनिंग इनटू द ओव्यूल। ठीक है। चलाजल एंड क्या है? माइक्रोपाइल का अपोजिट साइड, वो चलाजा होता है वहां पर, तो उस तरफ चलाजल एंड कहलाता है। ठीक है। ओके। ये जो आउटर इंटेगमेंट आपको दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर बीच में एक ब्लू लाइन चल रही है अंदर, तो वो क्या है? वो वस्कुलर स्ट्रैंड है। वस्कुलर स्ट्रैंड मतलब फूड चाहिए ओव्यूल को भी, तो कहां से आ रहा है? वो यहां से आ रहा है, जाइलम फ्लोएम में वस्कुलर स्ट्रैंड है। ठीक है। अच्छा, ये जो आउटर इंटेगमेंट है ये यहाँ पर आकर एक जॉइंट बनाता है इनर इंटेगमेंट के साथ, और यहाँ पर ये ऐसे आगे बढ़ जाता है। तो जहां पर जॉइंट बन रहा है, इस जॉइंट को, इस जंक्शन को क्या कहते हैं? वी कॉल दैट हाइलम। वी कॉल दैट हाइलम, इसे हम हाइलम कहते हैं। ठीक है। इट इज नोन एज हाइलम, ये हाइलम कहलाता है। ओके। ये जो हिस्सा आगे बढ़ गया है इसी का, ये कहलाता है फनिकल। ये फनिकल है, और फनिकल जहां इनर इंटेगमेंट के साथ जुड़ रहा है, ये फनिकल आ रहा है जहां जुड़ रहा है, और ये आउटर इंटेगमेंट बन रहा है, इस जो जॉइंट को कहते हैं, जंक्शन को क्या? हाइलम। ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए ये है इनर इंटेगमेंट और यहाँ से आ रही है एक फेनिकल, और फेनिकल यहाँ पर आकर जुड़ जाती है ऐसे करके, इससे जुड़ गई, और ये वाली लाइन आगे बढ़ गई, ऐसे जुड़ गई। तो ये जंक्शन जो जुड़ रहा है दोनों का वो है हाइलम। ठीक है। ओके। ये अंदर आप जो देख रहे हैं कुछ डॉट डॉट्स आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, और ये कहलाती है क्या? न्यूसेलस। इट इज नोन एज न्यूसेलस, NUCELLUS, न्यूसेलस। न्यूक्लियस मत लिखना इसको, न्यूसेलस। तो न्यूसेलस कहते हैं इसको। ठीक है। अब इस न्यूसेलस का क्या काम है ये हम आगे देखेंगे, अभी बस आप इतना समझिए स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें कहां पर है और क्या है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये जो कवरिंग है आउटर, अगर ये सिर्फ एक सिंगल कवरिंग है तो हम कहते हैं इस कंडीशन को क्या? मोनोटेगमिक या यूनिटेगमिक। उसमें सिर्फ बाहर की कवरिंग होती है, आउटर इनर वाली नहीं होती है। तो मोनोटेगमिक या यूनिटेगमिक ये किसमें मिलती है? हायर डाइकॉट्स में। एग्जांपल एस्टरेसिए फैमिली। तो क्या है मोनोटेगमिक या यूनिटेगमिक? जिसमें सिर्फ एक इंटेगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज आउटर इंटेगमेंट, और वो किसमें मिलती है? हायर डाइकॉट्स में। एग्जांपल एस्टरेसिए फैमिली। दूसरी है बाइटेगमिक, जिसमें दोनों प्रेजेंट हैं, मोनोकॉट्स में और लोअर डाइकॉट्स में मिलती है। ठीक है। यहाँ पर डाइकॉट्स है, हायर डाइकॉट्स, यहाँ पर लोअर डाइकॉट्स है, और मोनोकॉट्स में। एग्जांपल मालवेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइटेगमिक, ये बहुत रेयर है, 3 लेयर से मिलती है। ठीक है। एग्जांपल है एस्पोडेलस। ठीक है, प्लांट का नाम है एस्पोडेलस। एटेगमिक मतलब कोई भी लेयर नहीं है बाहर, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। वो किसमें होता है? पैरासिटिक फैमिलीज, जो प्लांट की पैरासिटिक फैमिलीज है
उनमें मिलता है। एग्जांपल सेंटेलम, लोरेंथस, इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस है जिसमें कि जो कि किस बेस पर है कि बाहर कौन सी कितनी एंटेगमेंट प्रेजेंट है, इस बेस पर इनका 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है आगे वो मतलब इसके अंदर जो है वो मेगास्पोर बनेगा। जैसे माइक्रोस्पोर बना था पोलन सैक में, ऐसे इसके अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे क्या बाद में स्ट्रक्चर।